हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सबों के बीच पुनः गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इस महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर गणित पैडागोगी में कहीं ना कहीं जो 15 नंबर जो पैडागोगी पूछे जाते हैं उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पॉइंट्स आपको गणित के अलावा आपको सीडीपी हो या जो भी पैडागोगी है उसमें भी आपको फ़ायदा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ को हम डिफाइन करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम, यानी आपसे अक्सर ये पूछे जाते हैं कि प्राथमिक स्तर के विद्यालय के बच्चों का पाठ्यक्रम गणित का कैसा होना चाहिए, ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अक्सर आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप याद रखेंगे ये जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखते हैं, ये आप प्रतिदिन अनुभव से रिलेटेड इस पॉइंट्स को याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सीटेट में 1 नंबर मिल ही जाएंगे। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहिए। तो याद रखेंगे शिक्षा कैसा देना चाहिए तो प्रतिदिन के अनुभव से जोड़ के, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए तो प्रतिदिन के अनुभव से, बच्चों का मूल्यांकन किसके आधार पर होना चाहिए तो प्रतिदिन के अनुभव से जोड़ के होना चाहिए। ओके, अगला जो पॉइंट है ये कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए, देखिए एक टीचर हमेशा ये कोशिश करता है कि हम जो कुछ भी अध्यापन करवा रहे हैं, जो कुछ भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो क्या हो, प्रभावी हो। तो प्रभावी बनाने के लिए एक टीचर क्या करेगा, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या करेंगे, प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये कि कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना चाहिए। देखिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब भी आप बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ आप बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। यदि हम बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बालक को अपने लाइफ से जुड़े हुए चीज़ों को समझने में, जानने में और वो रुचिपूर्ण ढंग से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है आपको यहाँ ये कह रहा है कि गणित हर कोई सीख सकता है। ये बात सही है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि गणित कोई ऐसा विषय नहीं है जो तेज स्टूडेंट सीख सकते हैं, प्रतिभाशाली ही सीख सकते हैं या फिर सृजनशील बालक ही सीख सकते हैं, बल्कि एनसीएफ 2005 का कहना था कि गणित अन्य विषय की तरह ही है और वो हर बालक सीख सकता है। और टीचर को ये धारणा हमेशा रखना होगा, और यदि टीचर ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर यह शिक्षा शास्त्र का विरोधाभास करना हुआ। इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखेंगे जब भी आपसे सीटेट में पूछा जाए कि गणित शिक्षण किसके लिए है तो आप याद रखेंगे गणित शिक्षण सभी बालक के लिए है। और एक टीचर होने के नाते आपको ये धारणा रखना चाहिए कि हर बच्चा गणित सीख सकता है। अब बात आती है कि आखिरकार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो याद रखेंगे प्राथमिक स्तर पर गणित का जो शिक्षा होना चाहिए वो बालक को मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर, अर्थात हम बच्चों को पहले मूर्त संकल्पना विकसित करेंगे और फिर धीरे धीरे उससे हम अमूर्त संकल्पना विकसित करेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये कि यदि कोई बालक में गणितीय अक्षमता है, अर्थात उसमें डिस्कैल्कुलिया है, तो फिर वो क्या कर पाएगा, तो वो संख्या और परिकलन में समस्या होगा। अर्थात गणित से रिलेटेड कोई भी गणना करने में या फिर गणित से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इस बात को इंगित कर रहा है कि बालक के अंदर गणितीय अक्षमता है। ये अक्सर पूछे भी जाते हैं कि गणितीय अक्षमता किससे रिलेटेड है, तो डिस्कैल्कुलिया से, और ये अधिगम अक्षमता के श्रेणी में आते हैं। अगला जो है गणित की लंबी आकृति, अक्सर ये पूछे गए भी हैं
और पूछे भी जाते हैं कि गणित में लंबी आकृति क्यों दिया जाता है। आखिरकार बच्चों के सामने एक छोटी आकृति और उसके आधार पर एक लंबी आकृति दिया जाता है, आखिर क्यों? तो इसके आधार पर बालक अपनी एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाने लगते हैं। सपोज दैट, ऐसे समझिए कि यदि हम किसी बालक को एक छोटा सा डिब्बा दिखाएं और बताए कि इसमें 1 केजी वस्तु आ सकता है, और फिर एक लंबी आकृति हम बच्चों को दे देते हैं, एक बड़ा, तो बालक के अंदर ये संकल्पना हो जाता है कि अब तो इसमें 1 केजी से ज़्यादा ही कोई वस्तु आ सकता है, क्योंकि अब उनके अंदर यह समझ हो चुका है कि लंबी आकृति में लंबे वस्तुओं का समावेशन होगा, उसमें अधिक वस्तुओं का समावेशन हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक छोटी आकृति में इसमें 1 केजी का समावेशन होता है। तो इसी आधार पर बच्चा क्या करते हैं, लंबी आकृति से एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस में आते हैं गुणनखंड, परिमाप, क्षेत्रफल, इन सब की अवधारणा बच्चों को। देखिए, अवधारणा मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, यानी आप किसी चीज़ का कितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन जानते हैं, यानी उसको अवधारणात्मक रूप से कितना बच्चों को समझा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि गणित हो या कोई अन्य विषय हो, बच्चा को आप जब कभी भी कोई भी चीज़ सिखा रहे हो तो आप उसे इंट्रोडक्शन के तौर पर सिखाएं, अर्थात अवधारणात्मक रूप से सिखाएं। तो यदि आप बच्चों को क्षेत्रफल बताना चाहते हैं, गुणनखंड बताना चाहते हैं, परिमाप बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आप टाइल की सहायता से आप बच्चों को क्षेत्रफल भी, गुणनखंड भी, परिमाप भी समझा सकते हैं। अब जानिए कैसे। मान लीजिए एक ये घर है, अब इसमें छोटे छोटे टुकड़े से टाइल्स लगाना है। अब यहाँ ध्यान रखना, चूँकि ये जो घर की जो सतह है ये आपका क्या है, तो एक या तो आपका आयत है या फिर वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। तो इसके आधार पर यहाँ जितने टाइल्स लगेंगे, जितने 6 के इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितनी टाइल्स की संख्या टुकड़ा उससे गुणनखंड निकल जाएगा, और चारों भाग की जो लंबाई हम बता देंगे बच्चों को, तो इससे परिमाप निकल जाएगा। तो ये जो समझाने की तरीका होगा वो बेस्ट होगा, इसीलिए हम टाइल का प्रयोग कर लेते हैं। आगे जो है ऑप्शन वो ये है कि पियाजे के अनुसार भार के संरक्षण की समझ आयतन की समझ से पहले आती है। ये जीन पियाजे का मानना था कि आपको जब भार का संरक्षण वो आयतन से पहले जान लेता है, यानी भार बच्चा पहले जानेगा और फिर आयतन जानेगा। एक चीज़ इसमें और भी बता दें, जितने भी 2D आकृति होती है, 2D आकृति, इसमें आयतन नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आयतन उसी में होगा जिसका हाइट होता है, याद रख लेंगे इस चीज़ को। अक्सर ये पूछे जाते हैं कि क्या इस चीज़ का हम आयतन निकाल सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, वो आकृति में यदि ऊंचाई होगा तो आयतन तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आप उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम बात करेंगे त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का, तो आप याद रखेंगे इन सब का आयतन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब 2D आकृति है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में। जब भी कभी भी आप बालक को माप पढ़ाए तो याद रखेंगे, माप में आप प्रमाणिक इकाई का प्रयोग तब करेंगे जब बालक अप्रमाणिक माप समझ गए हों। यानी ऐसे समझिए, अप्रमाणिक माप का प्रयोग फर्स्ट में होना चाहिए और सेकंड में क्या होना चाहिए, आपका प्रमाणिक इकाई का। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अक्सर इससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रमाणिक इकाई का प्रयोग पहले होना चाहिए या फिर अप्रमाणिक माप का पहले प्रयोग होना चाहिए। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये अप्रमाणिक माप क्या होता है और प्रमाणिक माप क्या होता है। तो जब आप किसी चीज़ को मान लीजिए लीटर में या फिर किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में या फिर घंटा में, इसमें मापते हैं जो गणितीय क्रिया के माध्यम से, तो ये होता है प्रमाणिक इकाई, क्योंकि ये प्रमाणिकता से होता है। लेकिन यदि किसी चीज़ को, वो बच्चा है वो बोलता है जो एक पौधा 1 हाथ का है, यानी कि आप देखिए बच्चा है छोटा तो छोटा हाथ होगा, बड़ा हाथ है हो सकता है, या हम कभी कभी बोलते हैं कुछ पानी इसमें डाल दो, अब कुछ उसका ये सीमित नहीं होता है कितना। तो जब हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सब क्या होता है, अप्रमाणिक होता है। ओके,
अगला जो पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट है, गणित संचारण का अर्थ क्या होता है। तो गणितीय विचार को समाहित और संगठित करने को ही गणितीय संचारण कहते हैं। ठीक है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए गणित को अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को ये नहीं लगे कि गणित कुछ अलग विषय है, उन्हें भाषा और कला के माध्यम से समाकलन करते हुए बालक को शिक्षा देना चाहिए, जिससे कि बालक को गणित विषय भी बिल्कुल रुचिपूर्ण ढंग से सीखने का अवसर मिल सके। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए, मान लीजिए कोई संख्या है, उसका दशमलव निरूपण, यानी कहीं पे मान लीजिए 12.4 लिखा हुआ है, तो वो बालक कैसे समझेगा कि ये 12.4 है। वो छोटा बच्चा है, हो सकता है उसे वो 124 भी पढ़े। तो ये तब समझा सकते हैं जब हम बच्चों को स्थानीय मान की जानकारी दे देंगे, तो बालक ऑटोमेटिक दशमलव का निरूपण समझ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है। उस बालक को जब हम स्थानीय मान समझाएंगे तो फिर जैसे कि 3.42 है और इसका स्थानीय मान निकालते हैं तो 3 का 3 ही होगा स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 4/10 होगा और फिर 2 का स्थानीय मान 2/100 होगा। आपको पता है दशमलव के आगे का मान का दशमलव जो स्थानीय मान होता है वो कैसे होता है। फिर यदि इस तरह से हम बालक को स्थानीय मान समझा देंगे तो वह निश्चित तौर पे समझ जाएंगे कि आखिरकार दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है, कोई भी संख्या का दशमलव में कैसे लिखा जाता है। ओके। अगला जो पॉइंट है वो ये है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। संक्रिया मीन्स जानते हैं आप, मानसिक क्रिया अर्थात संक्रिया। तो पहला जो है उसमें वो संकलन है यानी जोड़, व्यकलन है अर्थात घटाव, परिकलन है अर्थात गुना और परिकलन अर्थात भाग। गुना और भाग दोनों को परिकलन ही कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे। अक्सर संकलन व्यकलन का प्रयोग होता है और ये आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार संकलन और व्यकलन मीन्स होता क्या है। अगला जो पॉइंट है वो ये कि संक्रियात्मक अवस्था से आशय, यानी आप किसे कहेंगे कि बालक संक्रियात्मक अवस्था में है। तो याद रखेंगे जब बालक संख्या से रिलेटेड संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाए, अर्थात वो संकलन करने लगे, व्यकलन करने लगे, परिकलन करने लगे या फिर ये परिकलन करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि बालक संक्रियात्मक अवस्था में है। वह बालक संक्रियात्मक अवस्था के कहलाते हैं जो जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना जान लिए होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये कि वैदिक गणित का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर क्यों किया जाता है। जैसे कि हम बालक को पढ़ाते हैं कि हम अभी वर्तमान शिक्षा को ध्यान में रख के दे, पारंपरिक शिक्षा को विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर वैदिक शिक्षा का प्रयोग क्यों होता है। क्योंकि वैदिक शिक्षा में गणना कौशल का गति का विकास किया जाता है या संवर्धन होता है। आप समझ जाए कि वैदिक गणित पूर्णतः जो है वो आपको गणना कौशल पर आधारित है और इसीलिए अभी भी हम लोग वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि गणना कौशल में निपुण करने के लिए किस गणित का प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे वैदिक गणित का प्रयोग होता है गणना संबंधी कौशल में निपुण करने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो ये कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, यानी चाहे वो लंबाई को हो या आपसे यहाँ घंटा मिनट पूछ दे, यहाँ आपको क्षेत्रफल पूछ दे, यहाँ आपको मीटर सेंटीमीटर पूछ दे, कोई भी चीज़ पूछे तो याद रखेंगे पहले हम अप्रमाणिक इकाई में उसे मापेंगे और फिर हम प्रमाणिक इकाई में मापेंगे। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जब धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो अप्रमाणिक इकाई सीखते सीखते और फिर तब जाकर अप्रमाणिक इकाई सीखते सीखते तब जाकर के वो प्रमाणिक इकाई सीखते हैं। इसलिए पहले मुझे अप्रमाणिक इकाई सिखाना चाहिए, फिर प्रमाणिक इकाई सिखाना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट और ये है कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता, यानी बच्चों को जो गणितीय भाषा सबसे पहले कौन चीज़ सिखाना चाहिए, कौन सी भाषा का प्रयोग गणित में सबसे पहले होता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आप कि सबसे पहले रोज़मर्रा की भाषा होती है। रोज़मर्रा की भाषा वो होते हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। इसके बाद ही गणितीय करण की भाषा, इसके बाद है आपका गणितीय समस्या समाधान की भाषा, यहाँ सोपान को आप समाधान पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रतीकात्मक भाषा। तो ये कुछ 18 पॉइंट्स थे CTET
गणित पैडागोजी को लेकर यदि आप इसे बारीकी ढंग से सुन लिए होंगे और समझ लिए होंगे तो निश्चित तौर पर गणित पैडागोजी में आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो इसी तरह रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको अब किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से। साथ ही साथ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप CTET का संपूर्ण 1 to 5 का नोट्स लेना चाहते हैं, साथ में संस्कृत भी, तो आप 8873794919 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां आप कुछ मामूली शुल्क दे करके आप पेड नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।